देखिए बच्चे, आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें एक तो माइनस मार्किंग नहीं है। अगर रॉन्ग आंसर आया तो, करेक्ट आंसर आया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए डेसिमल के 2 डिजिट तक कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वॉल्यूम इन ml, ml में वॉल्यूम पूछिए। पहली बात तो ये 0.125 AgNO3 required to quantitatively precipitate क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट करने हैं इन 0.3 ग्राम दिस कॉम्प्लेक्स साल्ट, कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। बेटा इसकी रिएक्शन लिख लो, क्या हो जाएगी? CO NH3 होल 6 Cl3। अगर मैं AgNO3 लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू वर्नर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, तो 3 मोल AgNO3 भी चाहिए। मतलब जितने Cl लगे हुए हैं बाहर, तो 3 Cl लगे तो उनके लिए 3 मोल AgNO3 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो इसके लिए हम निकालते हैं स्मॉल n, दैट इज इक्वल टू 0.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिया गया 267.46, 267.46 इतना आ रहा। इतने तो इसके मोल है। तो इसमें क्लोराइड कितने हैं? Cl नेगेटिव, वो आ जाएगा 0.3 अपॉन 267.46 इंटू 3। इतने मोल क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे। जितने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उतने ही मोल AgNO3 चाहिए। इसका मतलब यही जो होगा इक्विवेलेंट होगा मोल्स ऑफ AgNO3। इतने मोल AgNO3 चाहिए। अब तो बेटा क्वेश्चन आसान हो गया। मोलरिटी लगा लीजिए। क्या दी गई? 0.125, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू 3 अपॉन 267.46 इज इक्वल टू 0.125। समझ बात आ गई नहीं आ गई? इंटू V अपॉन, और ml में चाहिए तो 1000। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा समझा रहा हूं, समझिए। वर्नर कहता था प्राइमरी वैलेंसी सारी की सारी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, आयनाइजेबल वैलेंसीज है। तो ये आयनाइजेबल वैलेंसी प्रेसिपिटेट होगी तो जितनी बाहर लगे क्लोराइड आयन उतने ही AgNO3 की रिक्वायरमेंट होगी। 3 लगे थे, 3 मोल AgNO3 की रिक्वायरमेंट हुई। इसके एक मोल में 3 मोल क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट थे, 3 मोल क्लोराइड आयन अवेलेबल थे। तो इसके n मोल में, इतने मोल में कितने मोल क्लोराइड आयन होंगे? दिस इंटू 3। जितने क्लोराइड आयन होंगे उतने ही AgNO3 भी रिक्वायरमेंट होंगे। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड। मोलरिटी दी गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन ml? दैट इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लेना, तो एक करीबन आएगा आपका 26.92। दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो लिखा है द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.125 m AgNO3 रिक्वायर्ड टू क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेट। तो कितने ml रिक्वायर होंगे? 26.92 ml विल बी रिक्वायर्ड। आगे समझ में? लिखो बेटा इसे। अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 22, what would be the electrode potential for the given half cell reaction? एक हाफ सेल रिएक्शन नीचे दी गई at pH is equal to 5,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक, ये जो रिएक्शन दिखाई दे रही है ये बेटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन जो ई नॉट दिया गया है वो रिडक्शन का दिया गया है, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू -1.23 वोल्ट। पूरी रिएक्शन को मैं रिडक्शन में कन्वर्ट करूं, इससे सी को कन्वर्ट करूं ज्यादा अच्छा। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर दिया गया, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 बार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। ई सेल मतलब ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई 298 है, तो ये वैल्यू आएगी एन लॉग, क्या लॉग हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन का पावर कितना दिया गया है 4। नेक्स्ट इक्वेशन बन पाई बेटा आप लोगों से, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, यही तो होता है। तो हम लोगों ने क्या काम कर दिया, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट क्या है O2 और H आयन का की पावर 4, और वाटर तो लिक्विड स्टेट में, तो ये लिया नहीं जाएगा। चलिए भैया, पीएच दी गई है 5, तो व्हाट इज द HN कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस पीएच 10 टू द पावर माइनस, क्या फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम में, HN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला लग जाएगा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 दिया गया, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 1.23, ये हो जाएगा माइनस 0.0591 बाई 4 और लॉग 1, तो लॉग 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20। बेटा इसको इधर ले आओ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बोलो भैया, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1.23 प्लस ये आ गया 5, काट दो तो ये प्लस 5 आ गया और 5 से कर लो तो 5 बन जाए 5 को 5 करी 4 5 25 और 4 29.0.2955। अब इसमें से 0.29 बेटा माइनस कर दो, तो माइनस करो बेटा, माइनस 1.23 में से 0.29, बोलो भैया समझ में आता कि नहीं आ गई, कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 13, तो ये आ जाएगा 4, बोलो भैया, और यहां आ जाएगा 11 और 2, 0.94 या 0.93 के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.9। अब चूंकि हम लोग बेटे जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहे तो 94 और 93 कुछ भी आप लिख सकते हो, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाए। समझ बात आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो कैलकुलेट हुआ आपसे, देखो एक बार दोबारा बताता हूं, H2O के साथ O2 4 H और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन लगानी थी, मैंने नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.051 बाई एन लॉग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन ऑफ HN की पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ HN की पावर 4। ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है, ई ऑक्सीडेशन निकालना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है माइनस 1.23, उधर हमने निकाल रखी है, माइनस 0.0591 बाई 4, एन की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटे, लॉग 10 टू द पावर माइनस 20, इसको कैलकुलेट किया, 4 5 या 20, 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया माइनस 0.94, दैट इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसको लिखो, अगला क्वेश्चन प्राप्त। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय ए गैस, एक गैस में, कब, दैट अंडरगोज रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रही है,
अलोंग द पाथ ए बी सी। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, अलोंग द पाथ कर्व दिया गया होता है, तो वर्क डन के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। चलिए भैया, अब ये हमको दिया गया प्रेशर वॉल्यूम दी गई है और ये इस तरीके का एक पाथ दिया गया। बेटा क्या काम करो, इस बी पॉइंट से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ कर ली। ये वैल्यू 2 2 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये 0 नहीं है, ये 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 से लेके 8 तक का यहां तक का डिस्टेंस 6 हो गया और 2 से लेके 8 तक का यहां तक का भी डिस्टेंस 6 हो गया। जूल आ जाएगा, पास्कल इंटू मीटर क्यूब। अब क्या आ जाएगा, तो और दूसरा ट्रायंगल है, तो ये तो हो गया स्क्वायर और ये हो गया ट्रायंगल। तो वर्क डन इज इक्वल टू जो एरिया पहले ए बी ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं ई और इसको मैं मान लेता हूं एफ, ऐसे मान लू। तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। क्लियर? बीसी पहले तो इसका निकाल लो, इसका हो गया ए बी ई एफ का कितना हो गया 6 इंटू 6, ये भी 6 ये भी 6, ये आ गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 8 से 12, तो ये वाला बेस कितना आ गया बेटा आपका 4 मीटर क्यूब और हाइट कितनी है यहां से लेके यहां तक वही 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 4, तो 2 2 आ गया 4 आपका, ये आ गया 36 प्लस 2 6 आ गया 12, तो 36 में 12 ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा आपका 48 जूल, दैट इज द वर्क डन। तो आपका आंसर व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज 48 पास्कल मीटर, दैट इज द 48 आपका करेक्ट आंसर। लिख लोगे, लिख लीजिए बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2 is used to fortify foods with iron। फूड्स में आयरन मिलाने के लिए जिससे कि डाइट बैलेंस्ड रहे, यूज किया जा रहा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। The amount in grams of the salt की अमाउंट चाहिए required to achieve 10 ppm of iron, 10 ppm concentration चाहिए आयरन का in 100 kg of wheat। 100 kg wheat में 10 ppm आयरन अवेलेबल हो जाए, इतना चाहिए। क्या करें बेटे, बहुत सारे तरीके करने के मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप एक सिंपल सा तरीका लगाओ। व्हाट इज ppm? ppm is equal to weight of solute upon weight of solution into 10 की पावर 6, यही होता है। कितना चाहिए 10 ppm चाहिए, ppm की जगह मैंने लगा दिया 10। सॉल्यूट आयरन मिलाना है हमको, आयरन चाहिए, फेरस सल्फेट नहीं, आयरन चाहिए, तो आयरन निकालना है W किसका Fe, कितने में 100 kg wheat, 100 kg मतलब 100 into 10 to the power 3 ग्राम into what else 10 to the power 6, तो 10 to the power 3 और 10 to the power 5 ये चला गया और 10 से 10 चला गया, तो what mass of iron is required? Only 1 gram iron is required in
100 किलोग्राम ऑफ वीट। लेकिन आयरन तो नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है आपके पास कि आयरन का बुरादा रखा है, आपने केमिकल बैलेंस में नाप लिया 1 ग्राम और डाल दिया, ऐसा तो है। आपके पास तो कंपाउंड है, कंपाउंड इतना कंपाउंड मिलाओ कि उसमें 1 ग्राम आयरन पहुंच जाए। चलिए मिला लेते हैं यूनिटरी मेथड। इस कंपाउंड का मास दिया गया 277.85। बेटा 56 ग्राम आयरन इज अवेलेबल in 277.85 ग्राम साल्ट। बोलो बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि जो भाई FeSO4.7H2O में एक ही Fe तो है। बोलो भैया, अगर एक ही Fe है तो 56 ही हुआ, तो 56 ग्राम आयरन अवेलेबल है इतने ग्राम साल्ट में, और हमको आयरन कितना चाहिए? 1 ग्राम, तो निकाल लो। 1 ग्राम Fe will be available in 277.85 by 56 ग्राम। बेटा इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो भैया, ये तकरीबन एग्जैक्ट आ जाएगा 4.87 ग्राम। लगभग इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 4 5 20 होता है ना, तो लगभग इतनी वैल्यू आपके पास, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इतने ग्राम साल्ट आपको 100 केजी वीट में डालना चाहिए, जिससे कि ऑल ओवर जो कंसंट्रेशन हो जाए आयरन का वो 10 ppm के हिसाब का कर लोगे। बेटा लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, द नंबर ऑफ किरल सेंटर्स इन पेनिसिलिन इज। अब अगर आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप इसमें निकाल पाओगे। क्या है स्ट्रक्चर? देखिए, एक स्क्वायर बना लो, एक पेंटागन बना लो। ये जहां से मिले वहां एक नाइट्रोजन लगा दीजिए, और इस किनारे एक कीटोनिक ग्रुप लगा दो। जहां पर पेंटागन का टॉप वर्टेक्स है वहां सल्फर लगा दीजिए, बगल में 2 CH3 लगा दीजिए, और इधर एक COOH लगा दीजिए। इस साइड एक एमाइड ग्रुप RCONH ये लगा। दैट्स ऑल। ये स्ट्रक्चर किसका है? पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। किरल सेंटर पूछे इधर, इसमें कोई है ना, ये कार्बन किरल हो जाएगा। देखो भाई, यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा या नहीं होगा? एक हाइड्रोजन, एक ये ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, और एक ये नीचे डबल बॉन्ड होगा। तो ये कार्बन एक ये किरल हो जाएगा। इधर भी देखिए, एक हाइड्रोजन, एक ये वाला ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये नीचे वाला ग्रुप, ये कार्बन भी किरल हो जाएगा। बोलो भैया, सल्फर के साथ ऐसा कुछ है नहीं, इसके साथ 2 CH3 लगे। इस कार्बन को देखिए बेटे, H यहां पे भी होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? एक किरल हो जाएगा। और कोई किरल कार्बन नहीं, और कोई नहीं दिखाई दे। तो किरल सेंटर्स कितने प्रेजेंट है इसमें? 1 2 3। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी 3.0। दैट्स ऑल फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 8th जनवरी। नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे द इवनिंग शिफ्ट ऑफ 8th जनवरी। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, संभल के रहिए, ठीक है।